हेलो दोस्तों, पिंक सिटी एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो एग्रीकल्चर के हर एग्ज़ाम में करीब करीब पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिबद्धता का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका आंसर आएगा सी, चीन और श्रीलंका दोनों। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था जब चाय में इंडिया लीडिंग पोजीशन पे रहता था, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता था, लेकिन अब चाइना में होता है और श्रीलंका और चाइना दोनों से इंडिया को कंपटीशन मिल रहा है। आगे बात करें दोस्तों, भारत का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पंतनगर उत्तराखंड में, और यह 1960 में स्थापित हुआ था। अब बात करें कौन सी संस्था किसानों की सहकारी संस्था है। तो इसका आंसर होगा डी, इफको। इफको एक किसानों की सहकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, एक वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा सी, 100 हेक्टेयर। एक वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होता है। बाजरा की चरी एवं नेपियर घास में कौन सा विष पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा करेक्ट आंसर डी, ऑक्सलेट। दोस्तों, इसको HCN भी बोलते हैं, HCN या धुरीन विष भी बोलते हैं। आगे बात करें दोस्तों, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बाजरे में। बाजरे में हरित बाली रोग होता है। इसकी जो बाली होती है बाजरे की, उसके ऊपर जो दाने होते हैं वो ग्रीन डॉट में बदल जाते हैं और बाद में उसमें ब्राउन कलर का पाउडर निकलता है। ये रोग होता है हरित बाली रोग और ये बाजरे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किस उर्वरक में अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। दोस्तों, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 26% नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि डाई अमोनियम फास्फेट ये हो गया DAP, तो इसमें 16 से 18% नाइट्रोजन पाई जाती है। आगे बात होती है अमोनियम सल्फेट की। तो अमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन पाई जाती है, जबकि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको केन खाद बोलते हैं, CAN केन खाद बोलते हैं, और इसमें 25% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में, तो आंसर आएगा ए, इसमें पाई जाती है 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट किस पौधे पर निवास करता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा सहतूत। सहतूत को मलबरी भी बोलते हैं। दोस्तों, बात करें बेर की, तो बेर पे जो लाख के कीड़े पाले जाते हैं वो बेर के पौधे पे पाले जाते हैं, और इसका रेशम कीट के सहतूत पे पाला जाता है, रेशम कीट के कीड़े। इसमें क्या होता है, जो छोटे प्यूपे होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं रेशम कीट के, उसको प्यूपे बोलते हैं, और उसको गर्म पानी में जला के मार दिया जाता है और रेशम निकाल ली जाती है, जिसके ऊपर से ये कवर रहता है। ऐसे रेशम कीट के जो प्यूपे होते हैं उसके ऊपर ऐसे रेशम का कवर होता है, उसको हटा दिया जाता है और रेशम प्राप्त कर ली जाते हैं। आगे बात करें, ग्रामीण बैंक किससे ऋण प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए है सीमांत किसान, ऑप्शन बी है कृषि श्रमिक, ऑप्शन सी है लघु उद्योग, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ग्रामीण बैंक सीमांत किसानों को, कृषि श्रमिकों को और लघु उद्योगों को सभी को ऋण प्रदान कराता है। आगे बात करें, इनमें से कौन सा असंगत है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें बहुत से स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा असंगत है, संगत है या असंगत है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन पढ़ा हो कि कौन सा संगत है, आपने पढ़ा हरित क्रांति खाद्यान्न, तो आपने तुरंत टिक कर दिया कि ये आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा असंगत है, तो हमें गलत चूज करना है कि कौन सा मैचिंग हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो ऑप्शन ए है हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है बी, लाल क्रांति मांस या टमाटर से संबंधित, ये भी बिल्कुल सही है। डी है रजत क्रांति अंडा या मुर्गी से संबंधित, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी,
गुलाबी क्रांति उर्वरक, क्योंकि गुलाबी क्रांति झींगे से संबंधित होती है, न कि उर्वरक से, और उर्वरक से संबंधित होती है धूसर क्रांति। तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना। आगे बात करें दोस्तों, पादपों या फसलों में खनिज पोषण की पूर्ति होती है। ऑप्शन ए है वायु से, बी है जल से, सी है मृदा से, और डी है सभी से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, सभी से, क्योंकि सभी से ही खनिज पोषण की प्राप्ति होती है। दोस्तों आगे बात करें, निम्नलिखित तिलहनी फसलों में सर्वाधिक तेल या वसा की मात्रा पाई जाती है, किस में पाई जाती है? ऑप्शन है एक तिल, बी है मूंगफली, सी है राई या सरसों, और डी है सोयाबीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों तिल। तिल में पाई जाती है 50% वसा। दोस्तों बात करें मूंगफली की, मूंगफली में भी 50% ही पाई जाती है, लेकिन तिल में क्या होता है 47 से 54% होती है, और एवरेज हम इसका 50 मानते हैं। जबकि बात करें मूंगफली की, तो मूंगफली की 49 से 50 ही इसकी होती है। बात करें सरसों की, तो सरसों में 33 से 36% तेल की मात्रा पाई जाती है, जबकि सोयाबीन में 18% ही तेल की मात्रा पाई जाती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा पाई जाती है तिल में। तो करेक्ट आंसर होगा ए, तिल। आगे बात करें दोस्तों, वह कौन सी भारी शरीर की बकरी की नस्ल है जो अधिक दूध एवं मांस के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जमुनापारी। जमुनापारी जो कि उत्तर प्रदेश के इटावी जिले में इसका जन्म स्थान है, वहाँ ये ज़्यादा पाई जाती है प्योर रूप से। तो जमुनापुरी आंसर करेक्ट होगा। आगे बात करें, सेलुलोज बना होता है। तो दोस्तों सेलुलोज कहाँ से बना होता है? सेलुलोज ए ग्लूकोज का बना होता है। किससे बना होता है? ग्लूकोज का बना होता है। आगे बात करें दोस्तों, तो वनों का राजा कौन सा वृक्ष कहलाता है? तो वनों का राजा कहलाता है टीक। करेक्ट आंसर होगा सी, और टीक को सागवान भी बोलते हैं। सागवान, सागवान भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। आगे बात करें दोस्तों, भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है एलुवियल सोहेल। एलुवियल सोहेल सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। आगे बात करें, दुधारू पशु के पिट्यूटरीन नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? तो पिट्यूटरीन नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से पशुओं में दूध का उतार होता है, या दूध उतारा जाता है। दोस्तों आगे बात करें, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में सुरक्षित रखते हैं? तो दोस्तों इसको सुरक्षित रहते हैं द्रव्य नाइट्रोजन में। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, द्रव्य नाइट्रोजन में, और इसका टेम्परेचर रखते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड। -196 डिग्री सेंटीग्रेड में तरल नाइट्रोजन में, या द्रव्य नाइट्रोजन में, लिक्विड फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है उसमें -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो शीमन होता है उसको सुरक्षित रखा जाता है। आगे बात करें दोस्तों, तालाबों में बांधों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। तो तालाबों व बांधों की नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा भीलवाड़ा। और दोस्तों आपको बता दूं, एक क्वेश्चन यह भी बनता है इसका कि सबसे ज़्यादा सिंचाई तालाबों व तालाबों से या बांधों से कहाँ की जाती है? तो इसका भी करेक्ट आंसर भीलवाड़ा ही होगा। भीलवाड़ा में ही तालाबों से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। और अगर तालाबों या बांधों की नगरी के नाम से अगर उपनाम किसी का दिया हुआ है तो वह भी भीलवाड़ा ही है। आगे बात करें दोस्तों, तो राजस्थान को किसने कृषि जलवायु जोन में विभक्त किया गया है? तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु जोन में विभक्त किया गया है। दोस्तों आगे बात करें, राज्य में मक्का, सोयाबीन एवं चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो दोस्तों मक्का, सोयाबीन एवं चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ई, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, राजस्थान सरकार ने प्रदेश की पहली कृषि नीति को मंजूरी दी या मंजूरी कब दी?
तो ऑप्शन ए है 26 जून 2013, ऑप्शन बी है 26 जून 2011, ऑप्शन सी है 26 जून 2010, ऑप्शन डी है 26 जून 2012। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए 26 जून 2013। राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो दोस्तों बात करें राजस्थान का ऐसा पहला कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, तो यह है बीकानेर। बीकानेर की हुई थी स्थापना 1987 में। दोस्तों सबसे पहले बीकानेर की स्थापना हुई थी और उसके बाद में हुई थी उदयपुर में। उदयपुर की हुई थी 1999 में। जबकि उसके बाद में कोटा और जयपुर, जयपुर में नहीं, ये जोबनेर में आता है। जयपुर में जोबनेर यूनिवर्सिटी आती है जयपुर में। तो जोबनेर हो या फिर कोटा हो, इन दोनों की 2013 में हुई थी। जयपुर की भी 2013 में हुई थी और कोटा की भी 2013 में हुई थी। जबकि सबसे पहले हुई थी बीकानेर की 1987 में, जो कि राजस्थान की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद में उदयपुर की हुई थी जिसकी हुई थी 1999 में। आगे बात करें दोस्तों, राजस्थान में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। किसान क्रेडिट कार्ड को दोस्तों बोलते हैं केसीसी। केसीसी की स्थापना राजस्थान में कब हुई या किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए 26 जनवरी 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कावेरी किस में है? तो कावेरी किसकी किस्म है? तो दोस्तों कावेरी किस्म है चावल की। चावल की किस्म है कावेरी। आगे बात करें दोस्तों, शुगर बेबी किस्म किसकी है? तो दोस्तों शुगर बेबी किस्म है तरबूज की। करेक्ट आंसर होगा डी या द। पीला सोना कहा जाता है या पीला सोना कौन सी फसल को कहा जाता है? तो दोस्तों पीला सोना जोजोबा नाम की जो फसल है उसको कहा जाता है। और दोस्तों ये जोजोबा नामक फसल है ये रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, या जहाँ पे बलुई मिट्टी है या पानी की कमी है वहाँ पे उगाई जाती है। जैसे कि जैसलमेर हुआ, जोधपुर हुआ, बाड़मेर हुआ, वहाँ पे ये जोजोबा फसल उगाई जाती है और इसको पीला सोना कहा जाता है। आगे बात करें दोस्तों, तो न्यूनतम कृषि क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे कम कृषि क्षेत्रफल कौन से जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी राजसमंद। राजसमंद में कृषि क्षेत्रफल सबसे कम है। आगे बात करें तो राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है या उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा भूमध्य सागर। आगे बात करें पॉइंटिया या स्टेट 8 किस्म है, ये किसकी किस्म है? तो दोस्तों पॉइंटिया या स्टेट 8 ये दोनों किस्में हैं खीरे की। तो करेक्ट आंसर होगा सी खीरे की। आगे बात करें दोस्तों, घग्गर नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है, ये प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों इसमें प्रमुख मिट्टी है भूरी मटियार दोमट या बलुई। भूरी मटियार दोमट या बलुई दोमट इसको बोलते हैं। हाड़ौती पठार पर पाए जाने वाली मृदा है। दोस्तों हाड़ौती पठार कहते कोटा बूंदी झालावाड़ बारा जो ये क्षेत्र है इसको हम हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा बी काली मिट्टी। हाड़ौती पठार पे पाई जाने वाली मृदा, तो हाड़ौती पठार का जो क्षेत्र आता है उसमें सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है और इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। आगे बात करें दोस्तों, चंबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो चंबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। आगे बात करें दोस्तों, तो नोबल केन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नोबल केन का वैज्ञानिक नाम है सेकेरम ओपिसिनेरम। तो करेक्ट आंसर होगा ए सेकेरम ओपिसिनेरम। आगे बात करें तो गेहूं की उचित बीज दर
प्रति किलोग्राम हेक्टेयर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दोस्तों बात करें तो 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भी गेहूं की बीज दर काम में लेते हैं। लेकिन ये जब काम में लेते हैं जब या तो हम शुष्क क्षेत्र में शुष्क क्षेत्र में बिजाई करे हो, या मृदा सेलिनाइन एल्कलाइन हो, जैसे लवणीय, अम्लीय, क्षारीय, ऐसी अगर मृदा, इनसे प्रभावित मृदा हो, तो उसमें हम 120 किलो प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बीज को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन की अगर बात करें तो उसमें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही हम काम में लेते हैं। आगे बात करें दोस्तों तो गन्ने की उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी, इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता कौन से राज्य में सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा गन्ने की प्रोडक्टिविटी है या उत्पादकता है। आगे बात करें तो भाग्य लक्ष्मी किस्म है, या भाग्य लक्ष्मी किसकी किस्म है? तो दोस्तों भाग्य लक्ष्मी किस्म है मिर्च की। तो करेक्ट आंसर होगा बी। आगे बात करें दोस्तों तो अप टू डेट किस्म है, तो अप टू डेट किस्म किसकी है? तो अप टू डेट किस्म है आलू की। और दोस्तों यह आयरलैंड से आयात की गई थी, आयरलैंड से आयात की गई थी और अप टू डेट आलू की किस्म है। आगे बात करें तो वसुंधरा किस्म है, वसुंधरा किसकी किस्म है? तो वसुंधरा सरसों की किस्म है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, सरसों। आगे बात करें दोस्तों तो सरसों की मिश्रित फसल की बीज दर। मिश्रित फसल का मतलब है किसी दूसरी फसल में हम सरसों साथ में उगा रहे हैं तो उसकी बीज दर क्या होगी? तो उसकी बीज दर होती है 2 से 3 किलोग्राम। अगर दोस्तों प्योर सरसों की बात करें तो प्योर सरसों में अगर हम बात करें तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसका करेक्ट आंसर तो होता है 4, लेकिन 3 से 4 होता है। आगे बात करें दोस्तों तो फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण क्या है, या किसकी कमी से ब्राउनिंग होता है? तो दोस्तों फूल गोभी क्यूलीफ्लावर में ब्राउनिंग बोरोन की कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। आगे इसमें ऑप्शन दिया गया है बी, नत्रजन की कमी से। तो नत्रजन की कमी से बटनिंग नाम का जो रोग होता है वो क्यूलीफ्लावर या फूल गोभी में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राउनिंग होती है बोरोन की कमी से। तो करेक्ट आंसर होगा ए। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से सबसे मोटा अनाज है, ये सबसे मोटा अनाज कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, पेस्पेलम स्क्रोबाइकुलेटम। तो यह इसका करेक्ट आंसर होगा, सबसे मोटा अनाज है पेस्पेलम स्क्रोबाइकुलेटम। आगे बात करें तो डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय स्थित है, वह कहाँ पे है? तो दोस्तों ये उदयपुर में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय जो कि उदयपुर में स्थित है। यह राजस्थान में सिर्फ एक ही है और वो उदयपुर में स्थित है। आगे बात करें दोस्तों तो मूंगफली की TMV2 किस्म है, जो TMV2 किस्म है ये किस प्रकार की किस्म है? तो यह एक गुच्छेदार किस्म है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि ये गुच्छेदार किस्म है। आगे बात करें दोस्तों तो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ने वाला उर्वरक है, या अम्लीय प्रकृति का ऐसा उर्वरक जो मृदा में सबसे ज़्यादा अम्लता छोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अमोनियम सल्फेट, क्योंकि अमोनियम सल्फेट मृदा में सबसे ज़्यादा अम्लता छोड़ता है। आगे बात करें दोस्तों तो पीताम्बरी प्रजाति है, पीताम्बरी प्रजाति किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, सरसों की। सरसों की किस्म है पीताम्बरी। दोस्तों आगे बात करें तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 48, निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत शामिल है। तो निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत
शामिल है? तो पहला ऑप्शन है सरसों व गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है चावल तथा मोटा अनाज, तीसरा ऑप्शन है बाजरा व मूंगफली और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, चावल तथा मोटे अनाज। आगे बात करें तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थित है। तो दोस्तों इसका भी करेक्ट आंसर होगा बी, गाजियाबाद। दोस्तों इस चीज़ों को आराम से याद करना, कंफ्यूज नहीं होने का कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये भी गाजियाबाद में है। और राष्ट्रीय जैव उर्वरक, पहला है राष्ट्रीय जैविक खेती और दूसरा है राष्ट्रीय जैव उर्वरक, तो दोनों का जो केंद्र है वह गाजियाबाद में स्थित है। और ये एक सिमिलर वर्ड है, ज़्यादा इसमें डिफरेंट भी नहीं है, एक में जैविक खेती है एक में जैव उर्वरक है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, जैव उर्वरक जैविक खेती दोनों में गाजियाबाद आएगा। आगे बात करें दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, टू ए हैंगर फ्री वर्ल्ड किसकी रचना है? या ये एक बुक है, ये किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है एम एस स्वामीनाथन। दोस्तों एम एस स्वामीनाथन क्या है? एक ब्रीडर वैज्ञानिक है, राजस्थान में हरित क्रांति का जनक भी है, एम एस स्वामीनाथन। तो टू ए हैंगर फ्री वर्ल्ड की रचना एम एस स्वामीनाथन ने की थी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।